हेलो दोस्तों, मैं अमर हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस शिक्षा मनोवैज्ञानिक की जिसे शिक्षा मनोवैज्ञानिक का भगवान कहा जाता है, यानी जीन पियाजे की। आइए शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे ज्ञान मंत्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर जाकर हमारे ज्ञान मंत्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्ञान मंत्र चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आपको सीटेट से रिलेटिव संपूर्ण सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आप सारी की सारी वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है तो। उसी के साथ साथ अगर आप हमें सोशल मीडिया पर अगर फॉलो करना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाकर हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे सारे लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत, ये आपका एक चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर ये जो तीनों मनोवैज्ञानिक हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे प्रमुख जीन पियाजे की और इस चैप्टर से आपके लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ये 3 वीडियो देख ली तो कम से कम आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीन पियाजे की। बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग एवं लेव वाइगोत्स्की ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जो बालक की विभिन्न अवस्थाओं जैसे संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास से संबंधित हैं। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए। उसी के साथ साथ लेव वाइगोत्स्की ने जिन्हें माना कि जो बच्चा सीखता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक के द्वारा सीखता है। आइए अब देखते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे का जन्म 1996 में हुआ और उनकी मृत्यु 1980 में हुई और वह एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों के खोज का विषय बनाया। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वह बारीकी से अध्ययन करते रहे। जैसे कि जो उनके बच्चे थे उनके पास रहते थे तो उससे जो बेहतर बारीकी तरीके से उन्होंने उसका अध्ययन किया सारा का सारा। और इस अध्याय के परिणाम स्वरूप जिन विचारों का उन्होंने प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पियाजे ने इस सिद्धांत के संदर्भ में अपने साथ एक सामने बात रखी कि बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा होता है। पियाजे के साथ साथ उन्होंने और जो हमारे चोमास्की ने बताया कि जो बच्चों का जो विकास होता है वो कुछ उनमें जो विकास होता है वो जन्मजात होता है। जैसे कि जो क्रियाएं करते हैं जैसे किसी चीज को चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना, ये जो है जो बच्चा है वो जन्म से लेकर पैदा होता है। तो पियाजे ने भी ये सेम बात बताई कि कुछ जो उसके जो स्किल होते हैं, जो भाषा कौशल होते हैं वो उसके जन्मजात होते हैं। अंत में समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है उनके बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ता जाता है और वह बुद्धिमान बनता चला जाता है। संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का तात्पर्य है बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने से के तरीकों से होता है। और ये बात बता दूं कि जो ये स्टेटमेंट दिए गए हैं सेम के सेम आपके क्वेश्चन पेपर में रखे मिलते हैं, तो ये आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। इसमें अवधान की वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति आदि तर्क शामिल होते हैं संज्ञानात्मक विकास में। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है यानी संशोधित किया जाता है वह समेशन कहलाती है। और ये आपके कुछ जो पॉइंट दिए गए हैं ये जीन पियाजे से रिलेटिव हैं और ये आपको बिल्कुल स्टेटमेंट याद करने होंगे और ये आपको एक तरह से बेहतर तरीके से समझने होंगे क्योंकि इनका जो आपके जो पॉइंट दिए गए हैं ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और इन चीज़ों को आपको जरूर पढ़ना होगा कि बच्चा कैसे कैसे सीखता है। बच्चों में दुनिया के बारे में समझ विकसित करने की पैदा क्षमता हो जाती है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना आपका अनुकूलन कहलाता है कि बच्चा जब वातावरण के अनुसार स्वयं को, अपने शरीर को, अपने भौतिक को, अपने मानसिक स्थिति को वातावरण के अनुसार ढालने लगता है तो जो ये प्रक्रिया होती है ये अनुकूलन कहलाती है। उसी के साथ साथ जब पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातकरण या एसिमुलेशन कहते हैं कि जो बच्चा है उसका जो पूर्व ज्ञान है और उसके साथ साथ जो नए ज्ञान सीख रहा है अगर वो दोनों को कंबाइन करने लगता है तो ये आत्मसातीकरण कहलाती है। जब बालक अपने पुराने स्कीमा शब्द जीन पियाजे का दिया हुआ है, अगर जहां भी स्कीमा शब्द दिया होगा वो समझ लो जीन पियाजे से रिलेटिव है। जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो यह प्रक्रिया समायोजन या एडजस्टमेंट कहलाती है।
कि जब जो पुराना उसका जो ज्ञान है, अगर जो उसने कुछ सीखा है, उसके बाद जब वो नई स्टेज पे नए स्तर पे जाता है तो उसमें जो परिवर्तन करना सीख लेता है, तो यह जो प्रक्रिया होती है ये समायोजन कहलाती है। नेक्स्ट, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बालक आत्मसात्करण तथा संयोजन की क्रिया के मध्य एक संतुलन स्थापित कर लेता है, यह साम्यवरण कहलाता है। कि जब जो बच्चा है वो आत्मशीतकरण और संतुलन करने के साथ एक समायोजन करना प्रारंभ कर देता है, तो यह प्रक्रिया साम्यवरण कहलाती है। उसी के साथ साथ विकेंद्रीकरण, ये जो आपको जो टॉपिक दिए गए ये आपको जरूरी है कि अगर आपको जीन पियाजे के सिद्धांत पढ़ने हैं तो इन जो शब्द हैं इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये आपको सीधे डायरेक्ट शब्द लिखे मिलेंगे आपको उनके स्टेटमेंट में, और इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको पहले विकेंद्रीकरण क्या है ये पढ़ना जरूरी है। तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो उनके शब्द हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो इन शब्दों को आपको जरूरी है कि आप एक बेहतर तरीके से सीख लें। विकेंद्रीकरण, किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ तरीके या वास्तविक तरीके से सोचने की जो क्षमता है उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। उसी के साथ संचारण इंजर्वेशन, जब बालक द्वारा वातावरण में परिवर्तन एवं स्थिरता दोनों को समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के तत्व एवं रंग रूप में परिवर्तन से अलग करने की जो क्षमता होती है वो संरक्षण कहलाती है। यानी बच्चा जो कोई वस्तु है, अगर दो वस्तु दी गई हैं उनके रंग अलग अलग, वस्तु अगर समान है उनके रंग अगर अलग अलग है, तो अगर वो बच्चा उन वस्तुओं को अलग अलग कर पाता है तो ये जो प्रक्रिया होती है संचारण कहलाती है। मान लीजिए आपके पास दो बॉल हैं और दोनों बॉलों का कलर अलग अलग है, एक का लाल है एक का पीला है, तो बच्चे को पहला जो जब बच्चा छोटा होता है तो उसे केवल पता होता है केवल बॉल है ये। उसके बाद अगर बच्चा वो पता कर पाता है कि ये लाल रंग की बॉल है ये पीले रंग की बॉल है, तो जो ये प्रक्रिया होती है ये संचरण कहलाती है। अब उसी के साथ साथ संज्ञानात्मक संरचना या कोग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को उसकी संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। जो बच्चे की मानसिक संरचना होती है, संगठन होता है और जो क्षमताएं होती हैं उसे संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। इसी संरचना के आधार पर ही बड़ी आयु वर्ग का बालक छोटी वर्ग के बालक से भिन्न होता है, क्योंकि इसी के आगे जो संरचना होती है उनकी जो क्षमताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। क्योंकि जो बच्चा बड़ा होता है उसकी जो संज्ञानात्मक संरचना होती है या जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, परंतु बच्चा छोटा होता है उसकी संज्ञानात्मक संरचना या कोग्निटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो कम होता है। और इसी के आधार पर बच्चों को अलग अलग किया जाता है कि कौन सा बच्चा कौन सी अधिक आयु वर्ग का बच्चा है और कौन सा छोटी वर्ग आयु का वर्ग का बच्चा है। उसी के साथ साथ मानसिक संरचना संक्रिया मेंटल ऑपरेशन, जब कोई बालक किसी अवस्था के समाधान पर चिंतन करता है तो वह मानसिक संक्रिया की अवस्था में होता है। पियाजे के अनुसार मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन है। कि जो मेंटल ऑपरेशन होता है कि अगर बच्चा अगर किसी चीज में चिंतन कर रहा है, किसी के बारे में सोच रहा है, तो ये जो प्रक्रिया होती है ये मेंटल ऑपरेशन यानी मानसिक संक्रिया होती है। उसी के साथ ये स्कीमा जो केवल जीन पियाजे ने दिया और जो काफी इंपॉर्टेंट शब्द है यह मानसिक प्रक्रिया या संज्ञानात्मक संक्रिया से संबंधित वह मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। यानी कि अगर बच्चे की जो संज्ञानात्मक संक्रिया हो रही है और जो मानसिक संरचना है अगर उसे नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाए या सामान्यीकरण कर दिया जाए तो ऐसी जो प्रक्रिया ऐसी जो वो होती है प्रक्रिया होती है इसे स्कीमा कहा जाता है। कि यानी बच्चा एक चीज़ों को सीख रहा है, पहले उसने थोड़ा सीखा उसके बाद फिर वो धीरे धीरे उन चीज़ों को नॉर्मल करे। जैसे आपने एक अगर मैथ में पढ़ा होगा तो आपकी आगमन विधि होती है, क्या होता है पहले एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं उसके आधार पर एक नियम रूल बना दिया जाता है। कि यानी अलग अलग एग्जाम्पल को लेकर एक नॉर्मल रूल बना दिया जाता है जिसे सामान्यीकरण कहा जाता है, यानी जो जनरल फॉर्मूला कहा जाता है। तो यही प्रक्रिया स्कीमा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी नई समस्या का समाधान करते समय संतुलन बालक के संज्ञान को संतुलित करता है। उसके बाद पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। क्योंकि जो बच्चा जो संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत के अनुसार कि जो हमारे विचार हैं और जो हमारे तर्क हैं वो अनुकूलन के सिद्धांत हैं, क्योंकि हम जो पुराने हमारे विचार हैं उनसे हम उनका समायोजन कर रहे हैं। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। संवेदी प्राणक अवस्था स्मृति मानसिक निरूपण पर आधारित होता है। पियाजे का मानना है कि
सीखने का अर्थ ज्ञान का निर्माण करना है। आपका ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका ये दूसरे नंबर का है। पहला स्कीमा आपको ध्यान रखना है, दूसरा ये आपको स्टेटमेंट याद करना रखना है, क्योंकि ये आपका एज इट इज आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा मिलेगा कि ये लिखा होगा सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है, यह किसके द्वारा दिया गया है। तो आपको ये आंसर देना होगा कि यह जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है स्टेटमेंट। आइए अब पढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जो कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जीन पियाजे ने दी, जो प्रमुख 4 अवस्थाएं दी। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया, जिनके नाम एवं विशेषताएं इस प्रकार हैं। आइए हम सबको एक बारी बारी से उसको विभाजित करेंगे और एक प्रत्येक का हम एक अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहला होता है इंद्रिय जनित कामक या संवेदी प्रेरक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष के बीच की होती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये किस किस वर्ष के बीच में होती है। तो पहली इंद्रिय जनित गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था है। मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक अवस्थाओं के रूप में ही संपन्न होती हैं। भूख लगने पर बच्चा क्या करता है, रोकर व्यक्त करता है। वह बोल नहीं पाता, क्योंकि जब 2 वर्ष तक का बच्चा होता है वो बोल नहीं पाता है, उसके बाद वो बोलता है। तो ऐसे में स्थिति में क्या करेगा, जब बच्चे ने जन्म लिया है तो वो क्या करेगा, उसकी जो इंद्रिय जनित मतलब जो इंद्रियां होती हैं आपकी आंख कान नाक, इससे ही आपका बच्चा है अपना अपना जो कन्वर्जेशन होता है, संप्रेषण होता है, इसी के द्वारा करता है। जैसे जब बच्चा भूख लगती है तो बच्चे को वो रोकर व्यक्त करता है। इसी अवस्था में व्यक्ति जो है आंख कान और नाक से सोचता है। उसे अगर उसका जो मेंटल है वो ज़्यादा काम नहीं करती है। जिन वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखें उन्हीं का अस्तित्व होता है। जो बच्चा देखता है, जब बच्चा संवेदी कामक अवस्था में होता है तो जो 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है, उन बच्चों के लिए केवल उन्हीं वस्तुओं का अस्तित्व होता है जो उन्हें सामने दिखाई देती हैं। अगर जो किसी को सामने अगर नहीं दिखाई दे रही हैं तो उन बच्चों के लिए उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इस आयु में बालक की बुद्धि उनके कार्यों द्वारा व्यक्त की जाती है, कि जो बुद्धि है उनके कार्य अगर वो कर पाता है उन्हीं के द्वारा बुद्धि को उसे मापा जाता है कि बच्चे में बुद्धि है या नहीं। अगर बच्चा कर पाता है, अगर अच्छा तरफ का आता है, उसे माना जाता है कि उसमें अच्छी बुद्धि है, और अगर वो नहीं कर पाता तो उसमें सोचते हैं कि बुद्धि कम है। उदाहरण के लिए चादर पर बैठा जो शिशु है, चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौना प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त करता है, क्योंकि वो बच्चा चल नहीं पाता है। कि बच्चा जब छोटा होता है वो चल नहीं पाता तो वो वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, तो क्या करेगा कि उस चादर को खींचेगा और प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार की जो अवस्था होती है वो संवेदी गामक अवस्था होती है। इस तरह की अवस्था में अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होती है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट अपनी संक्रामक अवस्था। दूसरे नंबर पे है पूर्व संक्रामक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष के बीच में कही जाती है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने, उनमें विभेद करने लगता है, और इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है, यानी बच्चा बोलना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रहण करता है और पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं को समाधान करने योग्य हो जाता है। क्योंकि बच्चा जब पूर्व संक्रामक अवस्था में आता है, यानी 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है, तो वो उसमें दौड़ना लगता है, बोलने लगता है, और जो समस्याएं होती हैं जैसे क्या है, खिलौना प्राप्त करने के लिए अब वो वह दौड़कर उसे मतलब चलकर उस खिलौने को प्राप्त कर लेता है। उसे जरूरी नहीं है चादर को छोड़ने की आवश्यकता हो। बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण का विकास भी पूर्व संक्रामक अवस्था में होता है। और आपको जो इसके हर एक संक्रामक अवस्था के जो गुण हैं आपको याद करने हैं, क्योंकि एज इट इज आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। पियाजे ने इस अवस्था को मुख्य 2 भागों में बांटा है, यानी जो पूर्व संक्रामक अवस्था है उसे 2 भागों में बांटा गया है, जो निम्न है। उसमें सबसे पहली है पूर्व वैचारिक अवस्था। इस अवस्था की अवधि 2 से 4 वर्ष के मध्य की होती है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं, शब्द, प्रतिमाओं आदि के विषय में अपना मानसिक चेतन विकास करने लगता है। यानी जो बच्चा 2 साल का बच्चा होता है और 4 साल तक उसकी जो वस्तुएं होती हैं और विषय में अपना मानसिक विकास करने लगता है और बच्चा बोलना प्रारंभ कर देता है। पियाजे ने इस अवस्था में संकेत और चिन्ह को चिंतन का महत्वपूर्ण स्थान माना है। बनी बच्चा वो संकेतों और चिन्हों के द्वारा अपनी भाषाओं को भी बोलता है। इस अवस्था में बालक द्वारा किए जाने कार्य का लाक्षणिक मुख्यतः अनुकरण और खेल पर माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। यानी बच्चा इस अवस्था में क्या, जो बच्चा क्या अनुकरण के द्वारा सीखता है। जैसा बड़ा जो उसके जो माता पिता होते हैं जैसा वो करते हैं वैसा ही अनुकरण बच्चा करता है और उसी के माध्यम से सीखता है और खेल के माध्यम से मुख्यतः सीखता है। इसी के बाद दूसरी अवस्था है अंतर्दर्शी अवस्था। इस अवस्था की अवधि 4 से 7 के वर्ष के मध्य होती है। इस अवस्था में चिंतन और तर्कना पहले से मजबूत हो जाती है, यानी जो चिंतन और तर्कना करने की क्षमता है वो पहले से परिपक्व हो जाती है। परिणाम स्वरूप इसमें साधारण मानसिक क्रिया जैसे जोड़ना,
घटा, गुणा और भाग आगे से सम्मिलित हो जाता है। यानी जो ये अवस्था होती है अंदर में, ये 4 से 7 वर्ष की होती है। यानी बच्चा स्कूल में जाना प्रारंभ कर देता है और उसे जोड़, घटा, गुणा और भाग करने आ जाते हैं। ये अंतर्दर्शी अवस्था की पहचान होती है। इस मानसिक क्रियाओं को पीछे छुपे नियमों को नहीं समझ पाता है, अर्थात उसमें तर्क व क्रमबद्धता का अभाव होता है। यानी जो जोड़, गुणा, भाग के जो नियम कैसे काम करते हैं, वो जोड़, गुणा, भाग करना जानता है, मगर किन नियमों पर आधारित होता है, उसके पीछे के क्या तर्क पीछे हैं, क्या नियम बने हैं, वो इस अवस्था में नहीं पहचान पाता। तो यही अंतर्दर्शी अवस्था की आपकी मुख्यतः गुण होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट आपकी अवस्था पे। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रामक अवस्था। इस अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और यही जो अवस्था होती है लर्निंग की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जो 7 से 11 वर्ष के बीच की होती है। यानी 7 वर्ष का बच्चा जो लगभग तीसरी और से चौथी कक्षा में होगा, इस अवस्था में बालकों में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता का जो विकास हो जाता है। कि जब बच्चा 7 से 11 वर्ष का होता है, 11 वर्ष का बच्चा यानी आपका 6 से 7वीं क्लास में आपका है, तो वो इस चीज़ों को आपको बहुत अच्छी तरीके से वस्तुओं को विभेदीकरण, पहचानना और वर्गीकरण करना सीख जाता है। उनका चिंतन अब आर्थिक, क्रमबद्ध, तर्कसंगत होना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार, अंक आदि के प्रत्ययों पर चिंतन करने लगता है। भाषा का पूर्ण विकास, बालक किसी पूर्व और उनके अंश के संबंध में तर्क करने लगता है कि कौन सा पूरा का पूर्ण भाग क्या है और उसका अंश भाग क्या है, इसमें भी तर्क करने लगता है। बालक अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है कि जो नियम होते हैं कैसे बनते हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए। जो नियम है और अनुकूलन पर्यावरण के साथ वो करने लगता है, क्योंकि कौन से नियम हैं, कैसे काम करते हैं, हमें इन नियमों का अगर हम उल्लंघन करेंगे तो हमें उसके लिए क्या सजा मिल सकती है और ये नियम किसके द्वारा बनाए गए हैं वो यह नहीं जानने लगता। परंतु जो नियम बनाए गए हैं यही सर्वत्र है, नहीं हमें पालन करना है, वो इसलिए इस अवस्था में सीख लेता है। उसके बाद नेक्स्ट अवस्था होती है, वो जान सकता है कि भाई नियम हमारे समय के साथ परिवर्तनशील है, वो एक अलग अवस्था होती है। परंतु इस अवस्था में, मूर्त संक्रामक अवस्था में, बच्चा जानता है जो नियम बनाए गए हैं वो सर्वत्र है, सबके लिए एक जैसे हैं, उन्हें परिवर्तन नहीं किया जा सकता और नियमों को सीख लेता है केवल। अब चलते हैं आइए नेक्स्ट अवस्था में, जो आपकी लास्ट अवस्था है, औपचारिक यानी अमूर्त संक्रामक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष के बीच में मानी है जीन पियाजे ने। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता अमूर्त चिंतन है। बच्चा अमूर्त रूप से सोचने लगता है, जो रियल में अगर वस्तु को उसने नहीं भी देखी है तो वो उसके बारे में चिंतन करने लगता है। जैसे कि वो बच्चा 11 से 15 वर्ष का है, तो वो आप सोच सकता है बच्चा कि ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई है। वो उसने रियल में तो नहीं देखा ब्रह्मांड कैसे होता है, हमारे ग्रह कहते होते हैं, कैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु वो इस अवस्था में चिंतन करने लगता है कि कैसे वो ग्रह घूम रहे होंगे, क्या क्या उनमें होगा, तारे कैसे दिखते हैं, क्या क्या उनमें हो सकता है, तो इस बारे में वो चिंतन करने लगता है। तो ये क्या होता है, अमूर्त चिंतन होता है कि ऐसा चिंतन हम जिसे को रियल में वास्तु को नहीं देख रहे हैं परंतु उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो ऐसा जो चिंतन होता है वह अमूर्त चिंतन होता है और यही औपचारिक या अमूर्त संक्रामक अवस्था की विशेषता है कि वो चिंतन कर पाते हैं इस अवस्था के बच्चे। और इसके साथ साथ जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके मैथमेटिक्स के साइकोलॉजिस्ट हैं और जितने जितने आपके राइटर होते हैं वो अमूर्त चिंतन के द्वारा ही पुस्तकों को लिखते हैं, वो रियल में तो नहीं होता। वो आपने देखा होगा, आपने तो बाद में कहानी पढ़ी होगी, उस संरचना, उस कहानी को वो कैसे लिखते हैं, कैसे सोचते हैं, वो सब उनके अमूर्त चिंतन पर ही आधारित होता है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता और संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई छूने लगता है। यानी कि जो बच्चा 11 वर्ष का से 15 वर्ष का होता है, जो संप्रेषणशीलता होती है यानी एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने की जो क्षमता होती है वो ऊंचाई छूने लगती है। और उसमें सबसे ज्यादा क्या, लगभग बहुत सब उसके जो डिक्शनरी होती है, उसकी जो शब्दकोश होता है, उसमें बहुत से शब्द ऐड हो जाते हैं और वो ऊंचाई छूने लगते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है। मतलब छोटे छोटे संक्रियात्मक अवस्था को या छोटे छोटे को संगठित करके एक बड़ा चीजों को सोचना वो प्रारंभ करता है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण भी कर सकता है। हाँ, इस अवस्था में क्या होता है, वो निर्माण भी कर सकता है, अपने लिए नए नियम बना सकता है। जो आपकी मूर्त संक्रामक अवस्था है उसमें वो नियम खुद नहीं बनाता, वो संसार द्वारा या वातावरण बनाए गए जो नियम है उन्हें पालन करता है। और इसमें जो औपचारिक अमूर्त अवस्था होती है, इसमें क्या है, अपने नियमों के लिए खुद निर्माण कर पाता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं
निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है, बालक में मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास भी हो जाता है, यानी जो वैज्ञानिक ढंग से बच्चा सोचना प्रारंभ कर देता है अमूर्त संक्रामक अवस्था में। जिन बालकों का औपचारिक संक्रात्मक चिंतन नीचा होता है उनका शिक्षण स्तर भी नीचा होता है। हाँ, जो बच्चा औपचारिक रूप से ज़्यादा नहीं सीख पाता और ना सोच पाता, उनका जो शिक्षण स्तर है वो भी नीचा होता है। जिन बच्चों का औपचारिक संक्रमण आत्मक जितना ऊंचा होता है उनका शिक्षण स्तर भी उतना ही अधिक होता है। हाँ, बच्चा जितना औपचारिक रूप से सोचेगा वो शिक्षा के बारे में उतना ही ऊंचा होगा और उतना ही बेहतर सोच पाएगा, क्योंकि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को अगर वो सोल्व करेगा तो एक बेहतर तरीके वो सोचेगा कि हाँ मैं इसकी से इस सवाल को कितने विभिन्न तरीके से सोच कर सकता हूँ। तो उनके जो औपचारिक रूप से सोचेगा उनका शिक्षण स्तर भी उतना अच्छा होगा। अगर बच्चे का अगर औपचारिक चिंतन या संक्रामक अवस्था कम है तो बच्चा वो एक ही जो मेथड है उसे भी सोल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसका जो शिक्षण स्तर है वो भी नीचा होगा। आइए अब करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये आपका क्वेश्चन है, आपका ये दिसंबर 2019 के पेपर 2 में पूछा गया था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निर्णयात्मक तर्क किस अवस्था में विकसित होता है। निगमनात्मक तर्क की बात की गई है जिसमें यानी सूत्रों को रटने पर बल दिया जाता है। तो ये आपकी संवेदीगात्मक अवस्था होगी नहीं, क्योंकि बच्चा तो नियम ही नहीं जानता तो सूत्र क्या जानेगा। उसके बाद पूर्व संक्रामक अवस्था भी नहीं होगी। मूर्त संक्रामक अवस्था में पहले क्या वो मूर्त चिंतन पर बात करता है, तो यह भी नहीं होगा। तो इसलिए अमूर्त संक्रामक अवस्था ही होगी जिसमें कि बच्चा नियमों को आपका नियमों के द्वारा समस्याओं को सोल्व कर पाता है। तो इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका दिसंबर 2019 के पेपर 2 में पूछा गया था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्ष में क्या करना चाहिए। जो आपका कक्षा 6 से 8 तक की क्लास का जो अध्यापक है, 6 यानी आपके 11 लगभग आपका 7 से 11 की आपका अवस्था में जो बच्चा है वो होगा। केवल निर्धारित पाठ्यक्रमों पर ही निर्भर रहना, तार्किक बहस के प्रगति को हतोत्साहित करना, तीसरा ऑप्शन है ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, या चौथा है एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त संक्रामक अवस्थाओं का ही प्रयोग करना चाहिए। आपका हतोत्साहित करना हमेशा निगेटिव होता है, तो ये वाला नहीं होगा। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर ही निर्भर रहना, ये भी आपका गलत होगा। और केवल मूर्त संक्रामक अवस्था पर भी रहना कि हाँ केवल आएगा हमेशा निगेटिव होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिसमें बच्चे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, तो ऐसे शिक्षक को करना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। मध्य बाल्यावस्था यानी आपका जो बच्चा है 6 से 9 वर्ष का बच्चा है, तो ऐसी अवस्था की क्या विशेषता है। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधि द्वारा घटित होता है। संवेदी और चालक में तो केवल 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है, तो ये आपका गलत होता है। शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेज गति में होता है। शारीरिक और वृद्धि और विकास आपका शैशव अवस्था में बहुत तेजी से होता है शारीरिक वृद्धि, तो आपका ये भी गलत है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क करने का प्रयोग की योग्यता विकसित होता है। अमूर्त रूप से सोचने का जो बच्चा सोचता है वो 11 से आपका 15 वर्ष का बच्चा होता है, वह सोचता है। और मध्य वाला अवस्था होती है 6 से 9 वर्ष, यानी आपकी यह आएगा मूर्त संक्रामक अवस्था में। तो जो आपका चौथा ऑप्शन है बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। जो आपका ये क्वेश्चन था आपका दिसंबर 2019 में पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। तीसरा है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। और चौथा ऑप्शन है बच्चों की जो सोच होती है वो गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो इसका सही आंसर है जो बच्चों की जो सोच होती है वो गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। कि बच्चा अगर एक किसी चीज़ को देखता है वो दोनों जो उस बात
जो छोटा बच्चा हो वो भी उस बारे में सोचेगा और जो बड़ा बच्चा है उसी वस्तु के बारे में भी सोचेगा, परंतु उनके जो सोचने का तरीका होगा वो गुणात्मक रूप से अलग होगा, उनकी जो सोच होगी वो थोड़ा भिन्न होगी। केवल गुणात्मक रूप से कि एक बच्चा अगर पंखे को देखता है तो वो देखता है कि ये पंखा है, बड़ा भी देखेगा तो वो सोचेगा ये पंखा है, परंतु जो बड़ा देखेगा वो सोचेगा ये पंखा कैसा बना है, कैसे वर्क करता है। तो ये जो चीजें हैं वो गुणात्मक रूप से भिन्न है दोनों बच्चों की, तो इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार, ये जो आपका क्वेश्चन था ये भी आपका दिसंबर 2019 के पेपर फर्स्ट में आया था। ज्ञान को सक्रिय रूप में संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रक्षेपणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुनंदित किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करना और सिखाना सिखाया जाता है। पुरस्कार और दंड की जहां बात आएगी हमेशा निगेटिव होगा। और जो आपका दूसरा ऑप्शन है को विशेष तरीके से भी आपका निगेटिव होगा, आप एक दो बच्चों के लिए विशेष कर सकते हैं, सबके लिए आपको जनरल मेथड ही अपनाने होंगे। तो इसमें जो आपका जो आंसर होगा कि जो बच्चे हैं वो सक्रिय रूप से किसी को संचरित करते हैं। बच्चा जिस अभिक्रिया में जिस क्रिया में सक्रिय रूप से जितना ज़्यादा आगे वो इन्वॉल्वमेंट करेगा बच्चा उसी तरीकों से बेहतर और सीख पाएगा। तो इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है। जो आपका ये जो क्वेश्चन है आपका ये जुलाई 2019 के पेपर 2 में आया था। इसमें जो आपका जो पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव के सहित निकालने की व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है, ये मैं आपको इसी चैप्टर में पढ़ाया है, तो उसे स्कीमा कहा जाता है। तो ये बिना कुछ सोचे समझे हम दूसरा ऑप्शन ही लगाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो ये आपका क्वेश्चन ये भी आपका जुलाई 2019 का पेपर 2 में आया था। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अगम को किस रूप में देखते हैं। पहला ऑप्शन है कौशलों का अर्जन, दूसरा प्रतीकात्मकताओं का अनुबंधन, तीसरा निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया और चौथा है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। आपका निष्क्रिय जहां आएगा आपका निगेटिव का, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। तो जो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की हैं वो मानते हैं कि जो बच्चा जो सीखता है संरचनावादी अधिगम में जो होता है वो सक्रिय विनियोजन और अर्थ निर्माण के प्रक्रिया में होता है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका जुलाई 2019 के पेपर 2 में आया था। मोस्टली ये मैं बता देता हूँ आपके जो पेपर 2 में आप दे रहे हैं तो आपको जीन पियाजे से रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर आप पेपर फर्स्ट दे रहे हैं तो आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। पहला है संजीवात्मक चिंतन, दूसरा है सुरक्षित रखने की योग्यता, तीसरा है परिकल्पित निर्णयात्मक तर्क और चौथा है द्वितीयक वर्तों के प्रक्रियाएं। जो मूर्त संक्रामक अवस्था में जो क्रियाकलाप क्रियात्मक अवस्था होती है उसकी विशेषता होती है कि उसमें सीखा गया ज्ञान को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो जो दूसरा ऑप्शन है यही कहता है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो आपका ये क्वेश्चन है ये आपका जुलाई 2019 के पेपर फर्स्ट में आया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण उपयोग करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपने देखा होगा, ये पढ़ा होगा। दूसरा, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। हाँ बिल्कुल, पर्यावरण के द्वारा अनुकरण करके सीखते हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। हाँ बिल्कुल, ये भी होता है। तो निरंतर अभ्यास का जो अधिगम होता है ये जीन पियाजे ने नहीं कहा था। तो ये वाला दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रात्मक विचार की सीमा नहीं है। आपका जो ये आपका जो क्वेश्चन है ये भी आपका जुलाई 2019 के पेपर फर्स्ट से क्वेश्चन है, जिसमें आपके पहला ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार का विकास, दूसरा है अहनियमितता, तीसरा है अनुक्रमणिकता और तीसरा है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। जो आपका पूर्व संक्रामक विचार है यानी पूर्व संक्रामक अवस्था में जो बच्चा होता है उसमें अनुक्रमणता नहीं होती है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे ज्ञान मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।